हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ पढ़ा है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो एक अलग लेवल की स्टैटिस्टिक्स होती है या वो एक अलग तरीके के स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है। लार्जली ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, बट वहाँ तक जाने से पहले हमें बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं कंप्लीट प्रोबेबिलिटी नहीं टच बेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ जो इस वीडियो के लर्नर्स हैं दे आर ईदर बीबीए स्टूडेंट्स, या वो बीकॉम के स्टूडेंट है, बीसीए के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग फ्रेश एमबीए स्टूडेंट्स हैं। सो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ें। हाउएवर एक दूसरी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो आपको ज़रूर मिलेगा। देखो, जब हम प्रोबेबिलिटी की भी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत अलग अलग थ्योरीज मिलेगी। क्लासिकल थ्योरीज है, सब्जेक्टिव थ्योरीज है, एम्पेरिकल थ्योरी है, एक्सोमेटिक थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई विल नॉट गेट इनटू इट। ठीक है ना, हम बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे सो दैट हमें आगे जाके डिसीजंस लेने में हेल्प हो। और धीरे धीरे करके जब आप चलोगे ना, आप देखना दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी। ओके, सो हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूले में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के दो तीन फॉर्मूलेज होंगे, बट कुछ भी फॉर्मूलेज हो, वो दो और तीन भी जो फॉर्मूले की मैं बात करूं, डेरिवेशंस ये है इस बेसिक फॉर्मूले के। सो बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल है, और वो फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी की? अगर मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपके लिए बेसिस होने वाला है प्रोबेबिलिटी को। इसी फॉर्मूले पे हमें चलना है। हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें फेवरेबल आउटकम ढूंढ के निकालना है और उसको हमें डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। ठीक है, हम थोड़े से टर्मिनोलॉजीज करेंगे जो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसकी जरूरत है आपको, वो हम पहले सीख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो बेसिक हमें समझना है प्रोबेबिलिटी में, वो समझना है सैंपल स्पेस। देखो, हम सैंपल स्पेस को ऐसे भी समझते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, उसको हम एक तरीके से सैंपल स्पेस में लेके जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, सपोज करो मैं कॉइन लेता हूं और कॉइन को मैंने एक बार टॉस करा, तो कॉइन को अगर मैंने एक बार टॉस करा तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका आउटकम या तो हेड होगा या टेल होगा। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हुआ? मेरा सैंपल स्पेस 2 होगा। मतलब या तो वो हेड होगा या वो टेल होगा। तो सैंपल स्पेस मेरा 2 होगा। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं 2। ठीक है, अब अगर मैं सेम कॉइन को मैं सेकेंड टाइम टॉस करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? जब मैं सेकेंड टाइम टॉस करूंगा तो अगेन वो हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है, और अगेन वो हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है। अब आप देखो, अगर फर्स्ट टाइम हेड आया और सेकेंड टाइम भी हेड आया तो मेरा एक इवेंट हुआ, H और H मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट H और T मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट T और H लिख सकता हूं, और नेक्स्ट T और T लिख सकता हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सैंपल स्पेस, जब मैं दो कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरा सैंपल स्पेस हो रहा है 4, क्योंकि या तो जब मैंने एक बार ही टॉस करा वो हेड आएगा, तो जब मैं सेकेंड टाइम टॉस करूंगा वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, विच मीन्स मेरे ये दोनों सैंपल स्पेस होंगे। और अगर मेरा पहली बार ही टेल आया तो नेक्स्ट टाइम जब मैं टॉस करूंगा तो वो या तो हेड होगा या टेल होगा, विच मीन्स टेल हेड या टेल टेल होगा। तो इस केस में जब दो बारी कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरा सैंपल स्पेस 4 होगा। अब हम देखते हैं जब हम 3 बारी कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनता है। ठीक है, अब हम 3 में देखते हैं। सो 3 में अगेन इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, इसका हेड होगा, इसका टेल होगा, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब आप इन सबको लिख लो, हम ऐसे ही चलना शुरू करते हैं। सो विच मीन सबसे पहला क्या है? हेड, फिर हेड, फिर हेड। तो मैं स्टार्ट करता हूं हेड 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 से, फिर क्या? हेड हेड टेल, राइट? हेड हेड टेल, फिर क्या? हेड टेल हेड, राइट? सो हेड टेल हेड।
सो नेक्स्ट होगा हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या, अब हेड का हमारे सारे खत्म हो गए, अब हमारे नेक्स्ट में आ रहा है टेल। सो टेल से स्टार्ट करते हैं। सो टेल हेड, ये भी हेड है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब वो हेड खत्म होकर टेल पे आ जाएगा। सो टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। ये मेरे टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने कॉइन को 1 टाइम टॉस करा मेरा सैंपल स्पेस 2 आया, जब मैंने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करा मेरा सैंपल स्पेस 4 आया, और जब मैंने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करा मेरा सैंपल स्पेस 8 आया। है ना? क्या मैं कोई पैटर्न देख सकता हूं इसमें? आप देखो कोई पैटर्न है इसके अंदर? बिल्कुल पैटर्न है। अगर आप ये देखोगे कि जो मैंने जितने टाइम टॉस कर रहा हूं और जो सैंपल स्पेस जो 2 आया, ये तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है ना कि 2 निकल सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। सो ये 2 चॉइसेस मेरे पास है। तो ये जो चॉइसेस है ये कितने टाइम्स पावर में जा रही है, वो नंबर ऑफ टाइम्स मैं थ्रो कर रहा हूं। क्लियर है? सो मेरे जो चॉइसेस हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे जो चॉइसेस हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंबर ऑफ टाइम्स जब मैं थ्रो कर रहा हूं। मतलब मेरा चॉइस तो 2 है, वंस मैंने थ्रो करा 2 into 1 2 आंसर आ गया। 2 बारी मैंने थ्रो करा, चॉइस कितना 2 है, 2 into 2 4 आ गया। 3 बारी मैंने थ्रो करा, मेरे चॉइस क्या है 2 था, 2 into 3 8 आ गया। सो ये एक पैटर्न फॉलो करता है और ये इसको आप फॉर्मूले में भी ला सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करता हूं। ओके, सो अब आप देखो हमारे पास जो सैंपल स्पेस फर्स्ट में था वो 2 था, फिर 4 एंड देन 8। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन सिंपल पूछता है कि आपने 3 बारी कॉइन को टॉस करा और 3 टॉस में आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों हेड है, ठीक है ना? अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल जो भी मेरे नंबर्स है अपॉन टोटल नंबर्स। फेवरेबल नंबर क्या है मेरा, मुझे क्या चाहिए 3 टाइम्स हेड चाहिए। तो 3 टाइम हेड्स तो एक ही बारी आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कितने फेवरेबल तो 1 है, टोटल नंबर कितना है 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, माय आंसर वुड बी 1/8। सिंपल, ठीक है? अब आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड की मैं कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहा, 2 हेड आने चाहिए, ठीक है ना? अब 2 हेड कहां कहां पे आ रहा है, यहां 2 हेड आ रहा है, यहां 2 हेड आ रहा है, यहां 2 हेड आ रहा है, और मेरे 2 हेड कहीं नहीं आ रहे, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स मेरा क्या हो जाएगा, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स विल बी 3/8। सिंपल। अब आप कैसे भी चाहो उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे जो n है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि यहां पे 3 तक तो मैं कर सकता हूं, अगर ये 10 हो गया तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है? उसका फॉर्मूला हम थोड़ी देर में करते हैं। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को करा कॉइन को लेके। अब हम डाइस को लेके चलते हैं। तो डाइस का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जब भी हम डाइस की बात करते हैं, सो डाइस के 6 फेस होते हैं, ठीक है? 6 फेसेस होते हैं। फेसेस का मतलब क्या होगा, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। सो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, आपने एक बार डाइस थ्रो करा, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, सो मेरे टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या है, मेरा 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 आ सकता है, विच मीन्स डिनोमिनेटर में तो 6 आ गया, ठीक है ना? बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक सिर्फ 2 चाहिए, और 2 क्या है, कितनी बारी है, एक बारी है। सो माय आंसर इज 1/6। सो विच मीन्स आपका 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी। हाँ, जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वो 6/6 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। हमें उसमें नहीं जाना, सिर्फ ये समझो डाइस में किसी भी की प्रोबेबिलिटी, डाइस में कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी वो 1/6 ही होगी। ओके, अब अगर प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नॉट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या जो चांसेस नहीं है। अब आप देखो, मैं पी की बात कर रहा हूं, मुझे पी क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, 1/6 आ गया। अब मैं बात करता हूं क्यू की। क्यू क्या होगा, क्यू होगा मेरा 1 - 1/6। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बोला था ना P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। सो P मेरा क्या है, 1/6 है, 1 से मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी 5/6। सो अब आप ध्यान रखना डाइस के केस में 1/6, 5/6, 1/6, 5/6 आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर? ओके, अब हम एक और तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत बारी आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को ध्यान दिया होगा या क्वेश्चंस आए भी होंगे। देखो, हम जब एक डेक की बात करते हैं, पैक ऑफ 52 कार्ड्स की बात करते हैं, सो जो कार्ड्स हैं वो 52 होते हैं और ये भी कुछ 4 पैटर्न में होते हैं। सो एक होता है क्लब, मेरी प्लीज ड्राइंग में कोई हंसेगा नहीं, सो ये क्लब्स है। फिर होता है डायमंड, ठीक है ना, फिर होता है हार्ट और फिर होता है स्पेड। ये होता है स्पेड, राइट। अब इसमें जो चीज आपको समझना है, ये ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है, राइट, ये दोनों रेड होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें फर्दर और भी थोड़ी बहुत चीजें, ये तो 4 पैटर्न में डिवाइड हो गए जो 52 कार्ड्स और इक्वल कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब है हर एक पैटर्न जो है वो 13 है, हर एक पैटर्न 13 है और ये 1 से लेके 13 तक नंबर्ड है। सारे के सारे 1 से लेके 13 तक नंबर्स हैं। ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 1 से लेके 13 तक नंबर्ड है, राइट। ठीक है। सो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो 1 है इसको एस भी कहते हैं। कई ऐसे गेम्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि जो 1 है वो 1 नहीं है, बट वो 13 के बाद आता है और वो सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है। सो इन मोस्ट ऑफ द गेम्स एस कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एंड द बेस्ट कार्ड इन द एंटायर डेक। ठीक हो गया? अब बट एस कितने होंगे? 4 पैटर्न्स है तो एस भी 4 होंगे। अब आप ध्यान दो, मैंने ये 11 12 13 को अलग क्यों करा है? क्योंकि ये जो 3 है ये फेस कार्ड्स कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। ये फेस कार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें फेस होता है, जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग, इसलिए इन्हें हम फेस कार्ड्स कहते हैं। तो अब आपसे मैं पूछता हूं कि एक 52 कार्ड्स के पैक में, एक डेक के अंदर कितने फेस कार्ड्स होते हैं? बहुत सिंपल है, 3 फेस कार्ड एक पैटर्न में है, टोटल 4 पैटर्न है, 3 × 12 3 × 4 12 फेस कार्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। चलो, अच्छा, एक हम क्वेश्चन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने कार्ड निकाला वो क्वीन है। सिंपल, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपने कार्ड निकाला वो क्वीन है। सो क्वीन कितने हैं? 4 है। सो मेरे फेवरेबल कंडीशंस कितने हो गए? 4। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52 है। तो काट पीट करो करके 1/13 आ गया आंसर। सो मेरे क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है। इनफैक्ट आप क्वीन की जगह कुछ भी ले लो, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/13 ही आएगी। आप बोलो 1 किंग आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलो 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 3 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर फर्दर और कोई कंडीशंस नहीं है तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/13 ही आएगी। दिस इज 1/13, है ना। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं ये बोलता हूं कि मुझे ब्लैक क्वीन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ब्लैक क्वीन। सो ब्लैक क्वीन कितने हैं मेरे डेक के अंदर? बोलो फेवरेबल कंडीशंस कितने होंगे ब्लैक क्वीन के? 2। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। लो जी, ये 1/13 आ गया, अलग बात है, बट देन यस, मुझे ब्लैक क्वीन चाहिए आउट ऑफ द पैक ऑफ द कार्ड्स, जो 1/13 आंसर आएगा। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लेट्स से हमने 2 पत्ते निकाले कार्ड में से, डेक में से हमने 1 नहीं 2 निकाले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही क्वीन है? क्लियर? मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों ही क्वीन है? सिंपल है यार, क्या इसमें प्रॉब्लम है? फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन आने की? अभी हमने करा था 1/13, तो सेकंड की भी कर लेते हैं 1/13। क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां आपको एक और कंडीशन का पता होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पे अब हमने थोड़ी सी कंडीशंस लगा दी है। सो यहां पे हम इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
डरने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा कंडीशन है। कंडीशन से हमारी थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाती है। कंडीशन क्या है कि अगर मैं ये बोलता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है, या मैं पहला केस ले लेता हूं विद रिप्लेसमेंट है, मतलब मैंने डेक में से एक कार्ड निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आई, फिर मैंने वो कार्ड डेक के अंदर डाल दिया, तो जैसे ही मैंने डेक में डाला मेरी कंडीशन दोबारा से सेम हो गई। सो इन दैट केस दोबारा सेकंड की मेरी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 1/13 होगी। अगर दोनों की 1/13 है तो मैं मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों निकालने हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी में जब भी दो इवेंट्स एक साथ होते हैं, या मैं केसेस में लेके जाता हूं प्रोबेबिलिटी को, वहां पे मैं एंड या और ऑपरेटर्स लगाता हूं, और एंड या और को जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब आप समझो एंड का क्या मतलब है। एंड का मतलब है दोनों ही चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मुझे शाम को 6 बजे मूवी देखने जाना है, तो मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, शाम 6 बजे भी और मूवी भी। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं शाम के 6 बजे मूवी देखूंगा या 9 बजे मूवी देखूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। नहीं, मैं एक ऑप्शन की बात कर रहा हूं, मैं शाम को 6 बजे मूवी देखना चाहता हूं। शाम का 6 बजे एक इवेंट है, मूवी देखना एक इवेंट है, दोनों की जरूरत है, तो ऐसे केस में एंड लगेगा और मेरा जो ऑपरेटर होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड होता है और का मतलब है, सपोज करो कि हम कुछ ऐसी बात करते हैं कि या तो मैं घर जाऊंगा या मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा या मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा या मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं दोनों जगह नहीं जा सकता। अभी तक हम लोगों ने क्लोनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू क्लोनिंग एंड ऑल। आप बोलोगे नहीं सर क्लोन्स बन जाते हैं, आप उधर भी चले जाओ इधर भी चले जाओ, नहीं, मैं एज अ ह्यूमन या तो मैं घर जाऊंगा या मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं दोनों में से एक जगह जा सकता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ और ऑपरेटर। जहां पे और आता है वहां पे मैं प्लस साइन यूज करूंगा। हम कॉम्बिनेशन में भी बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशंस में भी आएंगे, ठीक है। सो ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, इसको ध्यान रखना। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन था, मैंने ये बोला था कि मुझे किंग चाहिए एंड क्वीन चाहिए, मुझे किंग एंड क्वीन दोनों चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, किंग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/13, क्योंकि 4/52 हो जाएगी। क्वीन की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/13, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। किंग एंड क्वीन मुझे दोनों चाहिए। बट अगर मैं केस बात करता हूं, अच्छा ये भी तब जब मैं दो एक साथ पत्ते निकाल रहा हूं। सो आई एम टेकिंग आउट 2 कार्ड्स एट अ टाइम, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तभी पॉसिबल है जब मेरे कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट है। मतलब मैंने पहले किंग निकाल लिया, फिर वो कार्ड वापस डेक में चला गया, अब मैं जब दोबारा निकाल रहा हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी अगेन क्वीन की 1/13 होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में केस चेंज हो जाता है, हम विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, किंग एंड क्वीन दोनों चाहिए। अगर ये किंग और क्वीन होता तो सोचो, किंग और क्वीन, ठीक है ना, किंग और क्वीन में मेरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस केस में मैं जो कार्ड निकाल रहा हूं एक ही बार निकाल रहा हूं, मैं 2 बार नहीं निकाल रहा। पिछले केस में एंड था तो मैं दोनों पत्ते निकाल रहा था, दोनों कार्ड्स निकाल रहा था। इस केस में मैं एक ही बारी पत्ता निकाल रहा हूं, तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो किंग आ जाए या क्वीन आ जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। किंग आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, और है तो मुझे प्लस लगाना है। अब ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल आंसर क्या है, 2/13 मेरा आंसर आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड इज 2/13। आई होप एंड और आपको समझ आ गया होगा। ओके, सो एक छोटे से क्वेश्चंस और करते हैं, बहुत क्वेश्चंस ही आते हैं, खासकर ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों ने शायद 10th में करा होगा, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। बट अगेन क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, वो चाहे 9th हो 10th हो 11th हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे BBA MBA BCA PhD सब जगह ये यूज होता है,
तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे सकता है। ठीक है, अब ये है, मैंने रोल करा है 2 डाइस को एक साथ। सो 2 डाइस को रोल करने में जो सैंपल स्पेस बनता है, जितने टोटल नंबर ऑफ मेरे आउटकम्स होंगे, वो यहाँ पे मैंने बना रखा है। इनफैक्ट एक इमेज है जिसको मैंने पिक किया है। सो आप देखो, एक डाइस को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 1 1, अगर जो फेस है, दोनों डाइस मैंने फेंका, सबसे छोटा जो नंबर बन सकता है वो 1 और 1 होगा, विच मीन जो सम ऑफ 2 डाइस जो फेस पे आ सकता है, जो सबसे छोटा वो 1 1 होगा, सबसे बड़ा वो 6 6 होगा। क्लियर है? सो अब आप धीरे धीरे आप देखो आपके क्या क्या सम्स हो सकते हैं, वो एक बारी हम लिख लेते हैं उसको। ठीक है, लिखते हैं सम्स को। सो मेरा 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि 0 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि एक डाइस में 1 है तो दूसरे में कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो बेसिक जिससे स्टार्ट होगा वो 2 से होगा, जो सम होगा मेरा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये मेरे पॉसिबिलिटीज हैं। जब मैं डाइस 2 डाइस को रोल कर रहा हूं, दोनों के फेस पे कुछ भी अगर आ रहा है तो ये मेरे पॉसिबिलिटीज है, ये मेरे सम है। यहां पे मैं सम लिख देता हूं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 2 आता है, मतलब सम 2 है, तो वो कितनी बारी आ रहा है। अब आप देखो, सम 2 सिर्फ एक ही बारी आ सकता है क्योंकि 1 और 1 मिलके ही 2 बनता है। सो सम 2 सिर्फ एक बार आएगा। 3 कितनी बार आ सकता है? 3 1 और 2 भी होता है और 2 और 1 भी होता है। सो इसका मतलब 3 2 टाइम्स आएगा। 4 कितने टाइम्स आएगा? 2 2, राइट? 3 1 1 3, सो ये 3 टाइम्स आएगा। 5 कितने टाइम्स आएगा? 3 2 2 3 4 1 1 4, 4 टाइम्स आएगा। 6 5 टाइम्स आएगा। 7 7, अब एक काम करो, अब आप इसको लिखो, ये तो सिंपल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, करके बताओ आप मुझे। ओके, सो 7 6 टाइम आ गया। अब इसके बाद क्या 7 8 9 10 होगा? नहीं, अब दोबारा से ये कम होना शुरू हो जाएगा। यहां पे आप देखो ध्यान से, 6 क्या है, 7 क्या है, 1, ये ऐसे करके एक डायगोनल बन रहा है, ये देखो। ठीक है, अब ये दोबारा से इधर वाला जो पैटर्न है वही इस तरफ को फॉलो करना शुरू हो जाएगा, विच मीन्स जैसे ही मैं सबसे हाईएस्ट पे गया विच इज 7, उसके बाद जो नंबर्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स अगेन 5 4 3 2 और 1। सिंपल है, ये मुझे ध्यान रखना है क्योंकि ये जब मैं थोड़े से प्रोबेबिलिटी जब मैं करूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैं आऊंगा, तब मुझे ये सारा पैटर्न ध्यान आना चाहिए। अब इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने 10th में थोड़ा बहुत भी याद हो तो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 8, जो सम होना चाहिए वो एट लीस्ट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4। एटलीस्ट और एटमोस्ट को हम करते हैं, सबसे पहले हम 7 को करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं यहीं से कैलकुलेट कर लेता हूं कि मेरे जो 7 है वो कितनी बारी आ रहा है आउट ऑफ 36। 36 मेरा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो मैं 36 पहले लिख लेता हूं। सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। 7 कितनी बारी आ रहा है? 7 6 टाइम्स आ रहा है। 7 6 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। वेरी गुड। सो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एटलीस्ट 8 पे। यहां से थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एटलीस्ट इंग्लिश है, एटलीस्ट 8 का मतलब क्या है कि 8 सम तो चाहिए ही चाहिए है, उसके ऊपर चलेगा, बट मिनिमम 8 मेरी प्रोबेबिलिटी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 12 कुछ भी हो सकता है, बट एक ही बारी बात हो रही है। मैं 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11 नहीं कर रहा, तो एंड नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। केसेस कितने बनेंगे? जितने भी बनेंगे उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि और है तो उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे। सो देखते हैं कितने केसेस बनते हैं। एटलीस्ट 8 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12, राइट? 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहीं से देख लेते हैं। 5 है तो 8 आने की क्या है? 5/36। 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/36। 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36।
2/36 और 1/36। सो 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। कहां से ली? यहां से मुझे मिल गया, बहुत सिंपल। क्लियर है? एक बार आप भी देख लो। ठीक है, कर लेते हैं। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4, 3, 7, 3, 10, 15। दिस इज इक्वल टू 15/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8, मेरा आंसर है 15/36। अब एक बार इसमें भी देखो, यहां पे देखो, यहां पे मुझे 8 के इधर वाला चाहिए एटलीस्ट, मतलब 8 तो चाहिए, मतलब 7 के सारे इधर वाले चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को ऐड करो तो भी मेरा आंसर वही आना चाहिए। कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आंसर फिर सेम आ गया। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। अब एक काम करो, एटमोस्ट 4 ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। ओके, अब एटमोस्ट 4 अगर देखो, अगेन इंग्लिश है, इंग्लिश अगर समझ में आ जाएगा तो ये प्रॉबिलिटी हो जाएगा। इनफैक्ट पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप आगे के भी सॉल्व करोगे ना, आप चाहे MBA लेवल पे जाओ, आप चाहे PhD लेवल पे जाओ, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जो मैटर करता है ना, वो लैंग्वेज मैटर करता है। आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, या किसी भी लैंग्वेज में हो, आपकी वो लैंग्वेज की पकड़ बहुत ज़रूरी है। इन दैट केस अगर पकड़ अच्छी होगी ना, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ईजिली निकलेगा, क्योंकि थोड़ा लॉजिक है और लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या है? केसेस क्या बनेंगे? लेट्स सी, मेरे केसेस क्या बनेंगे? मेरी 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मेरी 1, क्या 1 आ सकता है? 0 आ सकता है? आ ही नहीं सकता। तो इसको मैं काट देता हूं। कहां से हम शुरू करेंगे? 2 से, मतलब 2 + 3 + 4, एटमोस्ट 4, बस इसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/36। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/36। 4 आने की क्या है? 3/36। क्लियर? ऐड कर दो, 6/36, आंसर 1/6 आ गया। क्लियर है? अब इधर देख लेते हैं, इधर देखो आप। ठीक है, देखो 2, 3, 4, इसके आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? एटमोस्ट 4, 1, 2 और 3, 6 होता है, ऐड करेंगे। अगेन 6/36, 1/6, ये भी मेरा 1/6 आ गया। आपको एटमोस्ट भी करना आ गया, एटलीस्ट भी करना आ गया, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इस लेवल पे नहीं आएगा। हाँ, जब हम फर्दर और हायर प्रोबेबिलिटी में जाएंगे तब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। ओके, एक हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बारी मेरे से कितने ही अलग अलग क्लास के बच्चों ने पूछा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन ए लीप ईयर? लोगों को लगता है बड़ा मुश्किल से है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें अगेन वही बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का क्या है कि ऊपर फेवरेबल इवेंट्स आएंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आएंगे। हमें सिर्फ यही तो निकालना है कि फेवरेबल कितने और टोटल कितने हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो उसमें मेरे पास 366 डेज आते हैं, राइट। सो 366 डेज में से अगर मैं 7 से डिवाइड करूं इसको, तो मेरे पास जो बचेगा, जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा इसको, तो मेरे पास इसका रिमाइंडर आएगा 2, राइट। 7 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब 52 संडेज तो पक्का है। 7 से डिवाइड हो गया मींस 52 संडेज तो पक्का है। अब बात आती है कि एक और संडे कब आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। देखते हैं। अब हम पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, क्योंकि 2 दिन है तो क्या क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाओ। फेवरेबल कंडीशंस कितने हैं? संडे मंडे, सैटरडे संडे। इन क्योंकि 2 दिन है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों में से अगर कोई आता है तो मेरे पास 53rd संडे हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉर्चुनिटीज। आंसर क्या होगा? 2/7। खत्म। हमें लगता था पता नहीं कितना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है, उतना ही इजी क्वेश्चन है। अगेन इंग्लिश को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक तो वही है प्रोबेबिलिटी का। टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स होंगे या सैंपल साइज होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, फेवरेबल जो नंबर्स होंगे या फेवरेबल कंडीशंस होंगे वो न्यूमरेटर में जाएगा। और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए थोड़ा आराम से ध्यान से सुनना।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है नॉर्मल क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर गेटिंग ए रेड कार्ड, मतलब कि मुझे रेड कार्ड नहीं चाहिए, नॉर गेटिंग ए क्वीन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ना तो मुझे कोई रेड कार्ड चाहिए, ना तो मुझे क्वीन चाहिए। ठीक है, तो इसको मुझे निकालना थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहले तो इसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट क्या निकालूंगा, P प्लस क्यू जो होता है वो मेरा 1 होता है। सबसे पहले तो हम इस वाले से चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहला थॉट प्रोसेस ये लेके चलते हैं, नीदर और नॉर के जगह हम ये मानते हैं कि हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन है या रेड है, क्वीन है या रेड है। अब और है तो मेरा ऑपरेटर कौन सा लगेगा, प्लस ऑपरेटर लगेगा, ये भी हम समझ लेते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, या तो रेड निकालना है या क्वीन निकालना है। रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी आप बताओ, रेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, 26/52 होगी। क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52 विच इज 1/13। अभी हम यहीं तक रुकते हैं, आप इन सब चीजों को समझो, फिर इस क्वेश्चन को मैं आगे लेके चलता हूं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर मैंने रेड कार्ड सारे निकाल लिए, 26 रेड कार्ड्स निकल गए, मतलब 2 क्वीन भी तो निकल गए ना, तो ये जो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले में जाता हूं, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, उससे आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा जो कॉमन आंसर है वो भी माइनस करना जरूरी है। सो ऐसे केस में, जब ऐसा केस आएगा, आप ध्यान रखो। अब आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे नहीं निकालना, से नीदर है, ना मुझे रेड चाहिए ना मुझे क्वीन चाहिए, तो मैं इस वाले फॉर्मूले से चलता हूं, 1 माइनस कर देता हूं। ठीक है ना, 1 माइनस करके क्या करूंगा, 1/2 प्लस 1/13 माइनस, यहां पे क्या, क्यों मैं माइनस कर रहा हूं बताओ, क्योंकि 2 क्वीन मेरे निकल चुके हैं, राइट, 2 क्वीन मेरे निकल चुके हैं, तो मैं उसको 2/52 भी करूंगा। अब आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर निकल जाएगा। करो सॉल्व। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया। अब मैंने 2 क्यों लिया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हाफ कब आया, जब मैंने रेड कलर्स लिए। 1/13 कब आया, जब मैंने क्वीन लिया। पर जब मैं दोनों को कंसीडर कर रहा हूं, तो मेरे जो रेड कलर में क्वीन भी तो आ रहा है ना, तो मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं उसको माइनस करूंगा तो 2/52 मुझे माइनस करना है। अब आप देखो, इसको अगर आप एलसीएम लेते हो 52, ये 26 आएगा, ये 4 आएगा और ये -2 आएगा, विच मीन्स 1 माइनस 28/52। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24/52। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 24/52 आएगा। आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 6/13 इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 6/13 आ गया। 6/13 इजीली निकल गया। अब आप ध्यान दो, ये जो मैंने निकाला है, ये अगर आपने सेट थ्योरी करी होती, ठीक है, जिसको हम वेन डायग्राम भी कहते हैं, वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत सिंपली निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक दिन वेन डायग्राम में भी पूरा समझाऊंगा वीडियो लेके कि कैसे वेन डायग्राम से हम थोड़े से जो मुश्किल प्रोबेबिलिटी है उनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर मुझे वेन डायग्राम की नॉलेज होती, मुझे तो है, आपको अगर वेन डायग्राम की नॉलेज होती, आप मिनटों में इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? चलो